Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 13 days Friday कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने अपना पेज स्टार्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर. इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है. रवि द पेन नाम से पेज है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं. फन पेज है, कोई ऐसा मतलब फाइनेंस बेस्ड कंटेंट ऐसा कुछ नहीं कंटेंट इसके ऊपर, मीम्स बेस्ड या ऐसा कुछ कंटेंट है. तो एक नई चीज़ मैंने स्टार्ट की, तो आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं. नीचे एक लिंक दिया हुआ है मैंने. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. आज काफ़ी बेसिक न्यूज़ है, दो तीन मेन मतलब हाइलाइट्स पे न्यूज़ रहेंगी काफ़ी सारी, और उनको हम कवर कर लेंगे. और आपको बेसिकली रीज़न समझ में आने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में इनका जो सोल्यूशन निकलेगा उसके लिए आपको वो रेलेवेंट रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. मार्केट्स क्रैश 2% एज यूएस इन्फ्लेशन फ्यूल्स फियर्स ऑफ फेड हाइक. अच्छा, मैं छोटी सी बात और बोल दूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स की, तो एक नीचे अगेन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको पिन्ड मैसेज के अंदर सारी पुरानी पीडीएफ्स मिल जाएंगी. तो स्टार्ट करते हैं वापस से. मार्केट्स, MKTS का मतलब है मार्केट्स क्रैश 2% एज यूएस इन्फ्लेशन फ्यूल्स फियर्स ऑफ फेड हाइक. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जैसे यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है इस टाइम पर, उसमें हुआ क्या है कि वापस से आपका जो प्रिडिक्शंस आए हैं आगे जो इन्फ्लेशन होगा यूएस के अंदर, वो और भी ज़्यादा हाइक होके आए हैं. तो होता क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है एक फेडरल पॉलिसी, वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है, मतलब कि जैसे यहाँ का RBI है, उसी तरीके से वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक है, तो वो सेंट्रल बैंक है वहाँ का. उसके पास एक कंट्रोल है एक रेट का. रेट मतलब जैसे यहाँ पे रेपो रेट है, वैसे ही वहाँ पे एक अपना फेडरल पॉलिसी रेट है. उसमें क्या होता है कि उसके उस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक जो है वो आपके कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. तो होता क्या है कि अगर वो रेट RBI मतलब वहाँ का फेडरल रिजर्व बढ़ा देता है, तो फिर क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स कम लोन ले रहे होंगे. कम लोन क्यों ले रहे होंगे? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो आगे इंटरेस्ट ना ले पाए, तो वो लोन कम ले लेंगे. तो लोन कम लेंगे तो पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि वो आगे लोन कम दे पाएंगे, और इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिमांड को बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं. तो डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और अगर हर चीज़ के रेट बढ़ने लग जाते हैं, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के अंदर रेट में इंक्रीज आने लग जाता है रेट्स में, तो फिर उसको इन्फ्लेशन बोल देते हैं. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका ऑब्वियसली बात यही निकलता है कि हम लोगों के पास जो मनी सप्लाई पड़ा है इसको अपने पास मंगा लें, या फिर इसको बंद कर दें एक तरीके से. तो यहाँ पर एक काफ़ी सारे और मेथड भी लिए जाते हैं. जैसे जो आपको बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता है अपना पैसा रखने के लिए, उसको हो सकता है गवर्नमेंट बढ़ा देती है. तो उसको बढ़ाने से होता क्या है कि फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा जो डिमांड में लगा रहे थे पहले, वो हो सकता है डिपॉजिट करा दें, या कुछ एक परसेंटेज डिपॉजिट करा ही देगी. तो उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. अब होता क्या है, इसी सेम रीज़न की वजह से मार्केट्स क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाती है. जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का हमारा मेन मोटिव ही यही है, या मेन तरीका ही यही है कि हम लिक्विडिटी को कम करना चाहते हैं, तो लिक्विडिटी कम होने से जो भी डिसबेनिफिट होता है वो भी हमें सहना पड़ेगा. उसके अंदर से एक डिसबेनिफिट होता है कि मार्केट्स का क्रैश करना, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो लोग स्टॉक्स जैसी चीज़ें बहुत जल्दी सेल करते हैं. तो इसकी वजह से मार्केट 2% का क्रैश कर गया आपका, और जो आपकी लूजिंग स्ट्रीक है वो लगातार 5वें दिन पर चली गई है. अब ये लूजिंग स्ट्रीक का क्या मीनिंग है कि लगातार 5वें दिन आपका मार्केट फॉल कर रहा है. तो इंडियन इक्विटीज स्टम्बल्ड ऑन थर्सडे को गिर चुके हैं 2% से, और 2% इंडियन इक्विटीज का मतलब है निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहे हैं. तो वो दोनों आपके गिर गए ऑलमोस्ट 2% से. तो ये हो गया आपका अब 5th डे लगातार है ऐसा जिसमें एक गिरा है आपका मार्केट. अच्छा, मार्केट संडे को ऊपर नहीं रहता है, पिछले फ्राइडे से बात कर रहे हैं. Following the Wall Street's lead overnight as persistently hot inflation in the US continued to fan fears of aggressive interest rates increase that could stall economic recovery. तो बेसिकली यहाँ पर वही हो रहा है कि जैसे यूएस के अंदर हॉट इन्फ्लेशन चल रहा है, हॉट मतलब इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है वहाँ पर, तो उसकी वजह से अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज आ जाते हैं. मतलब कि जो मैंने आपको बताया अभी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज कैसे आएगा, ये सब होगा. तो वही इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं दोनों में, यानी कि आपका लोन देने वाले में भी और आपके डिपॉजिट करने वाले में भी. दैट कुड स्टॉल इकोनॉमिक रिकवरी. तो इससे इकोनॉमिक रिकवरी में स्टॉल आ सकता है. स्टॉल मतलब एक पॉज, यानी अभी इकोनॉमिक रिकवरी उससे रुक जाएगी. तो इस तरीके से यहाँ पर अब रिकूपिंग सम लॉसेस फ्रॉम द डेज लो ऑफ 15,730. मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ पहले एक्चुअली. तो यहाँ पर आप एक लाइन पढ़ सकते हैं. अ सिल्वर लाइनिंग वॉज निफ्टी मैनेजिंग टू क्लोज अबव द सपोर्ट ऑफ 15,800. तो ये आपका बोला हुआ है कि सिल्वर लाइनिंग मतलब चलो ये तो हुआ, इस भाषा के अंदर लिखा होता है सिल्वर लाइनिंग कि चलो ये मतलब इतना सब बुरा हो चुका है, बट फिर भी चलो ये तो हो गया, या अंत भला तो सब भला, मतलब इस सेंस के अंदर बेसिकली लिखा हुआ है. अब निफ्टी आपका 15,800 के एक साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर रहा, और मतलब इसके ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है रिकूपिंग सम लॉसेस फ्रॉम द डेज लो ऑफ 15,735.
यानी कि अगर हम पूरे दिन की बात करें तब तो आपका निफ्टी 15,735 पर पहुंच गया था, जो कि आपका वापस थोड़ा बढ़ के 15,800 के ऊपर तो कम से कम चला गया था। ये यहाँ पर बोला हुआ है, गनीमत की बात है, ऐसे करके लिखा हुआ है। बट मैं आपको बताऊं कि ये मतलब ज़्यादा कोई ये मिसलीडिंग सी बात है एक तरीके से। एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था 16,000 का, जो कि अभी कल परसों में ही आपका फॉल कर गया, उसके नीचे चला गया मार्केट। देख ही सकते हैं आप 15,808 पे कल क्लोजिंग वैल्यू रही है। और 16,000 बहुत ही बड़ा एक बेंचमार्क था। पहले कुछ टाइम पहले तो 20,000 तक भी जाने की बात कर रहे थे, जब 18,000 के आसपास चल रहा था निफ्टी। बट अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉल आ चुका है, बड़ा फॉल आ चुका है एक तरीके से। अब आगे चलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8 ईयर हाई और 7.8% इन अप्रैल। तो मैंने आपको बताया रिटेल इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग होता है। जैसे इन्फ्लेशन होता है, मैंने आपको अभी पूरा ही बताया ही है कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। रिटेल होता है कि ये इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं एक इंडिविजुअल या कस्टमर के लेवल पर। तो इसको हम सीपीआई भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर के लेवल पर क्या इन्फ्लेशन लेवल चल रहा है। तो ये आपका रिटेल इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये 8 ईयर हाई पर चला गया अपने इस अप्रैल के अंदर। तो लास्ट अगर हम अप्रैल की बात करें तो लास्ट अप्रैल में 4.23% पर था, और अब अभी 7.8% पर चला गया, जो कि अगर हम मंथ वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा है पिछले 8 सालों के अंदर। मतलब 8 सालों के अंदर किसी भी मंथ में इससे ज़्यादा नहीं था। रिटेल इन्फ्लेशन हार्ड एंड मोर देन एक्सपेक्टेड टू 8 ईयर हाई ऑफ 7.79, ये हमने देख लिया है। Strengthening expectations that the central bank will raise interest rates again in the policy review early next month। तो ये हमने देखा था अभी थोड़े दिनों पहले ही कि आरबीआई ने अपनी एक पॉलिसी मीटिंग करे बिना ही एक मतलब सर्टन तरीके से अपने सारे रेट्स को बढ़ा दिया है, जिसके अंदर आपके वो सारे रेट्स थे जो मैंने आपको अभी समझाए थे, जो मैंने आपको अभी फेडरल रिजर्व के पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में समझाए थे, वो सब इंडिया के अंदर भी वैलिड है, जिसके अंदर रेपो रेट आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, और आपके डिपॉजिट के रेट्स भी आ जाते हैं। तो वो सब यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिनों पहले ही इंडिया के अंदर भी बढ़ाए थे। जैसे रेपो रेट आपका 40 बीपीएस से बढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट 30 बीपीएस से बढ़ा था। तो मतलब इस तरीके से ये हुआ था। अब इसी को और आगे मतलब स्ट्रेंथन कर देती है ये बात कि जो आपका इन्फ्लेशन इतना ऊपर चला गया, इसको कंट्रोल करने के लिए वापस से ऐसा हो सकता है, यानी कि सेंट्रल बैंक फिर से ये रेट्स बढ़ा सकता है। जब इसकी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ में अर्ली, मतलब जून में जल्दी जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर ये बात हो सकती है। द सर्ज इन द सीपीआई इन्फ्लेशन हैज क्लियरली जस्टिफाइड द ऑफ साइकिल रेट हाइक। ये मैंने आपको बता दिया, अभी अभी हम बात कर रहे थे। ऑफ साइकिल रेट हाइक का मतलब है कि जब जनरली कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई उसके बावजूद भी रेट्स में हाइक आ गया, रेट्स में बढ़ा दिया गया, तो ये ऑफ साइकिल है। ऑफ साइकिल मतलब कि जनरली जब ऐसा काम नहीं होता था, यानी कि सीजनल से अलग, अनसीजनल टाइप। एंड सिग्निफिकेंटली रेज द लाइकलीहुड ऑफ अ बैक टू बैक रेट इंक्रीज इन जून 2022। ये मैंने आपको बता दिया कि जून के अंदर वापस से एक और रेट इंक्रीज देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। फूड इन्फ्लेशन इन अप्रैल वाज एट 96 मंथ हाई ऑफ 8.38%। तो अगर हम इस इन्फ्लेशन में, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ फूड नहीं आता है, मतलब और सारी बहुत सारी कमोडिटीज भी आ जाती हैं, और सारी जैसे आपका मतलब होम अप्लायंसेज हैं या फिर आपकी एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स हैं फूड के अलावा, तो वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो वो यहाँ पर एक फूड का अलग से डेटा निकाला हुआ है उन्होंने। फूड इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो अप्रैल के अंदर 96 मंथ हाई पर है, मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा टेन्योर हो गया, और उसमें सबसे ज़्यादा हाई पर है 8.38% पर। और अगर मैं आपको बताऊँ तो आरबीआई ने हमारे अपना एक तरीके से डायरेक्टिव दे रखा है कि 4 ± 2% पर आपका इन्फ्लेशन रहेगा इंडिया के अंदर। वो आपका इसका मीनिंग होता है कि 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन रहेगा, और वो काफ़ी बड़े मतलब एक तरीके से मार्जिन से क्रॉस हो चुका है यहाँ पर। अभी हम आगे चलते हैं। इंडियन बिजनेसेस टेक यूएई रूट फॉर रशिया पेमेंट्स। तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा था कि जो आपका रशिया से हमारा ट्रेड हुआ था इंडियन मर्चेंट्स का, तो उसकी पेमेंट कैसे होगी ये बताना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि दिल्ली ने आपकी रशिया रूबल रूबल मतलब वहाँ की करेंसी है, तो रशिया रूबल में कैसे ट्रांजैक्शन कोई भी होगा, इसका मतलब अभी मेथड कोई नहीं निकाला है नया सा। और क्या है कि पहले जो मेथड चलता था स्विफ्ट बैंक वाला, वो स्विफ्ट ने रशिया को बैन कर दिया है। स्विफ्ट मतलब क्या होता है, स्विफ्ट कोड होता है अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली करना है, बैंक्स के थ्रू करना है बट इंटरनेशनली करना है, तो हर बैंक की ब्रांच का इंटरनेशनली एक स्विफ्ट कोड होता है। तो आपको स्विफ्ट कोड पे अपना मतलब पेमेंट करनी होती है, आपको स्विफ्ट कोड भी मेंशन करना होता है। बट अगर स्विफ्ट वाले ही मना कर दें कि आपकी कंट्री के अंदर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अपनी सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 100% बंद हो जाएंगे। 100 मतलब 100% बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होता था वो सब बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर अब क्या हुआ है कि इंडियन बिजनेसेस जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट पे माल बेच रखा था रशिया के लोगों को, या फिर रशिया से कुछ इंपोर्ट हो रखा था इंडिया के अंदर बट वो क्रेडिट पर था, तो उसकी पेमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी।
तो उसके लिए एक आपका मेथड बनाया गया, और सिर्फ पुरानी चीज़ों के लिए पेमेंट नहीं, अभी भी बहुत सारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी अभी ऐसी है नहीं, या कम से कम ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी नहीं है कि इंडिया ने कुछ ऐसा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया हो रशिया के ऊपर। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इंडिया ने अब कैसे करेगा ट्रेड, इसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स निकाले गए। तो उसके अंदर से अब जो फाइनली इम्प्लीमेंट हो रहा है वो है यूएई रूट। यूएई मतलब आप सभी को पता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये आपका दुबई वाले एरिया से आपका रिलेट करता है। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपका ऑन्ट्रेपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इंडिया से चीज़ें वहां जा रही होंगी या रशिया से वहां पे आ रही होंगी, फिर वो दूसरी कंट्री जा रही होंगी। और इसके अंदर अगर मैं एक लाइन पढ़ाऊँ आपको, द पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड इन अ मैनर एज इफ रशियन लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो इंडिया से अगर कुछ जा रहा है या रशिया से कुछ आ रहा है, तो दूसरी कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इस तरीके से पेमेंट प्रोसेस होंगी। जैसे एक कहावत चलती है कि अगर अपने राइट हैंड से अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मतलब उस तरीके से कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये इंडिया के लिए माल पड़ा है तो ये इसको साइड में रख दो या फिर कुछ ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के व्यू के अंदर भी नहीं आएगा। एन ओल्ड ट्रेड प्लेबुक दैट हैड दे हैड रिलाइड अपॉन ड्यूरिंग द यूएस एम्बार्गो ऑन ईरान। तो ये आपका पहले भी ये ट्रेड रूट यूज हो चुका है, ये बताया गया इस न्यूज के अंदर। काफी अच्छी बात है एक्चुअली कि यूएस एम्बार्गो जब ईरान का हुआ था, मतलब यूएस ईरान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पूरा, अपने वही तो फॉलो किया ही हुआ है काफी, मतलब इसके ऊपर मीमीफाई इसको काफी ज्यादा कर दिया गया था बाद में। तो मतलब जो भी था, जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर ये ट्रेड रूट वापस से यूज हुआ था। तो ये हुआ था। नाउ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स आर टर्निंग टू यूएई। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये यूएई के थ्रू ट्रेड करें। कार्गो मूवमेंट्स एज एसोसिएटेड ट्रेड पेमेंट्स आर बीइंग राउटेड थ्रू आउटफिट्स एंड बैंक्स इन दुबई। मैंने बता दिया इन ट्रांजेक्शन दैट कम अक्रॉस लाइक रेगुलर बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड दुबई। मतलब उसी तरीके से ट्रेड हो रहा है जैसे बायलैटरल ट्रेड होता था। बायलैटरल मतलब टू साइडेड, अब यहाँ पर तो ये एक तरीके से तीन साइडेड का ट्रेड है वैसे तो अगर हम नॉर्मली देखें, बट ये करा इस तरीके से जा रहा है कि ये बायलैटरल ट्रेड ही है नॉर्मल, जैसे इंडिया और यूएई के बीच में पहले होता था नॉर्मल, उस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। अब जो ईटी मार्केट वाला सेक्शन है उसके ऊपर चलते हैं। तो वजह है आपका ईटी मार्केट सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको स्टॉक मार्केट वगैरह में डील करते हैं, कुछ जनरल नॉलेज उसके लिए चाहिए होती है। अ स्लाइड शो ऑन द लास्ट स्टेट बट इट्स नॉट अ बाय येट। तो मतलब क्या हुआ है कि आपका बियर मार्केट ने अगेन बड़ा परफॉर्म, मतलब बियर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है द लास्ट स्टेट पर, स्टॉक मार्केट आपका नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, बट फिर भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये अभी कोई बाय करने का मोमेंट नहीं है। यानी एक एक बहुत ही अच्छी टर्म चलती है इसके अंदर, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। यानी कि अगर कोई, मतलब फॉलिंग नाइफ का मतलब है कि कोई स्टॉक जो गिर रहा है, तो फॉलिंग नाइफ को अगर आप कैच करेंगे तो आपके हाथ में ही लगेगा। मतलब ये इस ईडीएम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या करते हैं लोग, अगर कुछ गिर रहा होता है, स्टॉक कोई गिर रहा होता है, तो उसको बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरीके से वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, ये सब हो जाएगा। बट वो गिर रहा है, उसका कोई रीज़न है कि वो गिर रहा है और ज़्यादा। तो आप किसी फॉलिंग नाइफ को कैच करेंगे तो मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको लॉस ही होगा, बट हाँ काफ़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी है। या आपके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए खरीदने का, जो कि सिर्फ प्राइस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है एनालिस्ट ने, डिस्पाइट अ 12.7% डिक्लाइन इन द बेंचमार्क इंडाइसेस, sorry, in the benchmark indices since April 8 and a steeper fall in mid and small cap indices। यानी कि आपका नॉर्मल जो इंडेक्स है उसमें अगर हम अप्रैल 8 से कंपेयर करेंगे, अप्रैल 8 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये एक्चुअली पहला ऑलमोस्ट वीक है जो आपका नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेके चल रहे हैं, और उससे पहले भी लेंगे तो आपका फॉल बड़ा ही आएगा। तो मतलब अप्रैल 8 से लगातार फॉल चल रहा है, तो वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने बोला था अभी कि 5 डे लगातार फॉल चल रहा है। तो फॉल देख रहे हैं कि 5 दिनों में कितना आया है, तो 12% का लगभग फॉल आया है आपकी नॉर्मल मार्केट के अंदर, और ज़्यादा फॉल आया है मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसिस के अंदर। तो मतलब मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज जो है उनके जो इंडेक्स है, जैसे आपका निफ्टी मिड कैप 100 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, या ये सब इंडेक्सेस हैं, उसके अंदर और ज़्यादा डिक्रीज आया है। तो उनके बावजूद भी एनालिस्ट बिलीव लुकिंग टू बाय स्टॉक विनर्स वुड बी अकिन टू कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। तो ये मैंने आपको अभी पूरा एनालॉजी समझाया है, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। अकिन का मतलब होता है सिमिलर टू, तो वो आपका सिमिलर होगा एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने से। मतलब कि ऑब्वियस बात है ये आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं। अब ये न्यूज है आर ई, मतलब आपका रुपी लिखा है फर्स्ट वर्ड ही, रुपी स्लम्स टू एन ऑल टाइम लो, रिकवर्स टू 77.42। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपका पूरे इंट्राडे की बात करेंगे, रुपी में कैसे कैसे आपका वो फ्लो रहा है थर्सडे को। तो आपका इंट्राडे आपका बहुत नीचे गिर गया था, सबसे लो पे आज तक जो रुपी गया है उसमें सबसे लो पर चला गया था, बट फिर आपका रिकवर हो गया 77.42 पर। ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू है। तो निफ्टी मतलब जैसे स्टॉक मार्केट आपका ओपन रहता है 9:15 से लेकर 3:15 3:30 तक,
तो उस तरीके से आपका करेंसी मार्केट भी थोड़ा कम ही ओपन रहता है एक्चुअली। 9 AM से आपका 2 PM तक ये ओपन रहता है। तो उसमें जो 2 PM पर वैल्यू थी वो आपकी 77.42 रही डॉलर की, और मतलब रुपी $2 की। बट उसके बीच में अगर देखें तो और ज़्यादा फॉल आया, कितना फॉल आया, किस पे था, ये हम देखते हैं आगे। The rupee fell to a new all-time low intraday on Thursday against the US dollar amid foreign investor outflows. इसका रीजन जो आपका पूरे फॉल का है, पूरे नेगेटिव परफॉर्मेंस का बताया जा रहा है, वो है इन्वेस्टर आउटफ्लोज, मतलब कि लोग बाय आउट जो मतलब स्टॉक्स वगैरह हैं वो आपके सेल कर रहे हैं ज़्यादा बाय करने से। तो उसकी वजह से आपका इन्वेस्टर का आउटफ्लो चल रहा है, और इकोनॉमी मतलब ये बेसिकली काफ़ी बड़ा रीज़न होता है कि नेगेटिव परफॉर्म करते हैं करेंसी। क्योंकि क्या होता है कि इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसके प्राइस ऑब्वियसली बात है कम हो जाएंगे। और सप्लाई कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अभी यूएस वाले लोग सेल कर रहे हैं। सेल करना मतलब वो अपने स्टॉक्स को कन्वर्ट कर ले रहे हैं डॉलर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके रुपीस उसमें बच जाएंगे, तो ये सब हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर रुपये का इन्फ्लो आ जाएगा अगर हम डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। The RBI is estimated to have sold at least 1.5 billion in futures and spot market primarily via two large private public sector banks. तो आरबीआई ने थर्सडे को वापस से 1.5 बिलियन की फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट के अंदर सेलिंग की है। ये मैंने आपको फ्यूचर्स एंड स्पॉट मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको कल ही परसों ही बताया था। तो मतलब उसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा आपका बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर की सप्लाई बढ़ गई है, इसकी वजह से आपका प्राइसेस गिर जाएगा। तो यहाँ पर उसी को ही उन्होंने खेला है, यहाँ पर उन्होंने डिमांड बढ़ा दी है। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डॉलर्स को सेल कर दिया, डॉलर्स को सेल कर दिया एंड अगेंस्ट रुपीज़, मतलब रुपीज़ चाहिए आरबीआई को, ऐसा दिखाया आरबीआई ने। यानी कि डिमांड हो गई उसकी, बढ़ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा प्राइस में कंट्रोल आया। बट अगर आप मतलब नंबर्स पे जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा कंट्रोल आया है जितना 1.5 बिलियन का सेलिंग इन्होंने किया है। On Thursday, the Indian unit ranked third amongst the Japanese after the Japanese yen and Hong Kong dollar. तो मतलब अगर हम एशिया के पूरे इंडाइसिस की या एशिया की बहुत सारी करेंसीज की बात करेंगे तो इंडिया का जो आपका रुपये है वो थर्ड नंबर पर आएगा। अगर इसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मतलब इससे अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ दो ही आपकी करेंसीज ने दिया है एशिया के अंदर। पहली आपकी जापानीज येन, सेकंड आपका है हांगकांग डॉलर। दो ही आपकी कंपनी कंट्रीज की करेंसीज हैं जिन्होंने इससे अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी सबने इससे बेकार ही परफॉर्म किया है। दूसरा है लूजिंग जस्ट अबाउट 0.27% ऑफ द डॉलर डिस्पाइट इट टचिंग अ हिस्टोरिक लो ऑफ 77.63। तो मतलब अपने सबसे मतलब आज तक के हिस्टोरिक सबसे लो पर चला गया था, दैट इज 77.63, और फिर वापस से थोड़ा रिकवर करके यानी कि 0.27% इसने लॉस किया सिर्फ, और वो आपका फिर वापस से 77.42 पर रिकवर करके पहुंच गया। अगर हम मई 12 2021 से कंपेयर करें, यानी एक साल पहले से कंपेयर करें, बहुत ही बड़ा डिक्रीज आया है। 73.43 पर था, 77.42 पर है। तो मतलब काफ़ी बड़ा इंक्रीज है, ₹4 का इंक्रीज। ये ₹4 जितना इंक्रीज नहीं है, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस का आपका इसमें पीछे इम्पैक्ट आप समझ ही रहे होंगे। लास्ट में चलते हैं इस पेज की। इंपोर्ट कवर फॉल्स बिलो दिसंबर लेवल्स एज फॉरेक्स किटी श्रिंक्स। तो बेसिकली क्या है, फॉरेक्स रिजर्व आपका बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इंडियन इकोनॉमी का, तो उसकी वजह से दिसंबर में जो लेवल्स थे फॉरेक्स रिजर्व के, और क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व का मेन काम होता है इंपोर्ट को फीचर करना, तो उसको कन्वर्ट करके उन्होंने बोला इंपोर्ट करने में कितना टाइम बचा, यानी कि कितने टाइम तक हम फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। जितने आज के टाइम में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा मेथड यूज़ किया जाता है। अगर आपने श्रीलंका का देखा हो कभी, श्रीलंका की जो भी मतलब ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा डेटा बार बार यूज़ कर रहे थे लोग कि श्रीलंका में तो इतने ही फॉरेन रिजर्व्स हैं कि 2-3 दिन तक ही वो इम्पोर्ट्स कर पाएंगे, कोई लोग 2 हफ्ते बोल रहे थे। मतलब इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा मेथड है जो यूज़ किया जाता है कि इम्पोर्ट कितने दिन तक कोई इकोनॉमी कर सकती है। तो वो यहाँ पर बोला गया है कि अब कुछ टाइम तक ही कर सकते थे। दिसंबर की बात करेंगे तो हम 13 मंथ्स तक इम्पोर्ट कर सकते थे आराम से। तो ये काफ़ी 13 मंथ्स तो काफ़ी अच्छी फिगर है, बट अभी क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी नीचे जा चुका है तो अब ये फिगर थोड़ी टम्बल होने लगी है। India's foreign exchange reserves were adequate to cover around 13 months of imports at the end of 2021। तो ये आपकी ऑब्वियस बात है, जो ऊपर लिखा है दिसंबर की बात कर रहे हैं। दिसंबर 2021 के अंदर 13 मंथ्स तक का हम इंपोर्ट फीचर कर सकते थे जो फॉरेन रिजर्व थे उससे, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन रिजर्व फेल कर गए हैं। At the end of December 2021, foreign exchange reserves stood at 633.6 billion। तो इतने आप देख सकते हैं फिगर। It fell to 597.7 billion as of April 29 this year। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 महीने के अंदर 30 बिलियन के आपके 33 बिलियन ऑलमोस्ट की डिक्रीज आ चुका है इसके अंदर, 36 बिलियन एक्चुअली। तो 36 बिलियन का ऑलमोस्ट इंक्रीज आ चुका है, डिक्रीज आ चुका है। तो मतलब ये काफ़ी बड़े फैक्टर है, विच इम्प्लाइज इम्पोर्ट्स कवरेज हैज ऑल्सो बीन फॉलन फ्रॉम दिसंबर। मतलब ऑब्वियसली बात है दिसंबर में जितना हम इम्पोर्ट कर सकते थे उससे काफ़ी कम हमें इम्पोर्ट अब कर पाएंगे, और मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है हमें लोन वगैरह लेने पड़े अपने वर्ल्ड बैंक वगैरह से फ्यूचर के अंदर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं।
दो तीन और न्यूज़ बची है, बस कवर कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है स्मार्ट इन्वेस्टिंग पेज से, इंडिया बूस्ट ऑफ फॉर टाटा मोटर्स बट JLR लैग बेस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यूके, आप सभी को पता है कि यूके बेस्ड एक एंटिटी है जैगवार लैंड रोवर। तो ये इनका जो इंडिया के अंदर बिजनेस है वो टाटा मोटर्स ही पूरा रन करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि इंडिया में आपका बूस्ट आ रहा है टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक बिजनेस में, यानी कि जो आपका नॉर्मल टाटा मोटर्स अपने ब्रांड के अंदर सेलिंग करता है उसके अंदर बहुत बड़ा इंक्रीज आया, हम देखेंगे भी परसेंटेजेस आगे। बट JLR जो है वो आपकी लैग बिहाइंड कर रही है, यानी कि क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम चल रहा है तो यूके के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो चुका है और आपकी मतलब ओवरऑल सेल्स पे इफेक्ट पड़ा है, और उसकी वजह से यहाँ पर लिखा है बट JLR लैग वेज मतलब वेटेज इसकी कम हो चुकी है, इसलिए लैग बिहाइंड कर रहा है। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इन द मार्च क्वार्टर वाज वेट डाउन बाय द कंटिन्यूड Tata Motors' strong domestic performance in the March quarter was weighed down by the continued drop in the sales volume at the UK subsidiary। मतलब ये है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको फिर मतलब और सारी सब्सिडरीज को भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको यूके वाली सब्सिडी को इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से आपका कंटिन्यूड ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम देखने को मिला। तो ये चीज़ इसकी वजह से हुई है, रीज़न बता रहे हैं यहाँ पर ड्यू टू सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। ये इसका रीज़न है कि क्यों आपका JLR में डिक्रीज आ रहा है यूके वाली कंट्री के अंदर, या कह लो कि इंडिया इकोनॉमी के अंदर भी। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया के अंदर कोई सेटअप नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है इंडिया के अंदर। यूके से जो आपका इम्पोर्टेड होता है JLR वही ये लोग सेल करते हैं। The domestic business reported strong volume growth in both commercial vehicles and passenger vehicle segments। तो ये आपका बेसिकली ये बोला हुआ है टाटा मोटर्स का कि टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल क्या होते हैं? कमर्शियल मतलब आपका जैसे जो नॉर्मल कोई कार हो गई, पर्सनल कार के लिए आपका हो गया, या फिर कोई बाइक हो गई, स्कूटी है, ये सब हो गया कमर्शियल व्हीकल के अंदर आएगा। और पैसेंजर व्हीकल जैसे अगर कोई ट्रक है या फिर कुछ ऐसा बस टाइप है, तो जिसके अंदर बेसिकली पैसेंजर का काम होता है, वो आप या कोई आपकी बस के अलावा मतलब जो भी अगर किसी टाटा मोटर्स को गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, जैसे गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट दे दिया कोई मेट्रोज का या कुछ ऐसा, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर आएगा। तो ये जो है डोमेस्टिक बिजनेस दोनों के अंदर ही गवर्नमेंट मतलब टाटा मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट इनका जो JLR का सेगमेंट है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया अगेन कि JLR को ये हो सकता है इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि मतलब सेकेंड ईयर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सिचुएशन इन द यूके ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। यानी कि अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है, फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो आपका अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक रहता है, तो इसका जो सेकेंड हाफ होगा यानी कि अक्टूबर के बाद वाला जो पीरियड होगा उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला गया। और ये मेन यूके की इकोनॉमी से कंसर्न है। तो यूके की इकोनॉमी से अगर हम बात करें तो कल भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ मेडिकल टाइप्स किए हैं, तो आप चाहे उसके बारे में पढ़ सकते हैं। Provision fall takes RBL Q4 net up 163%। तो यहाँ पर काफी सारी टर्म्स है जो मैं समझाना चाहता हूँ इसमें बीच में। सबसे पहला है प्रोविजन। तो होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको बैंक का एग्जांपल दूं तो बैंक के एग्जांपल में क्या होता है या बैंक्स में क्या होता है कि आपका अगर आप लोन लेते हैं कुछ, या कोई भी पर्सन लोन लेता है, वो हो सकता है उसको रीपे ना कर पाए फ्यूचर के अंदर। तो अगर मान लेते हैं 100 लोग लोन लेके चलते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो बैंक अज्यूम करके चलता है कि मुझे 100 के 100 लोगों से लोन वापस, अपना जो अमाउंट है वापस नहीं मिलेगा। वो कुछ एक प्रोविजन बना के रखता है ऑलरेडी कि फॉर एग्जांपल 5 लोग ऐसे होंगे जो डिफॉल्ट कर लेंगे। 5 लोग कोई भी हो सकते हैं, कितना भी वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, पूरे अमाउंट में भी कर सकते हैं, 2-3 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, हाफ या मोर देन हाफ इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। वो बैंक का आपका मैच है खुद का। तो वो जो प्रोविजन होता है वो आपका इसी साल से डिडक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे अगर एक अच्छा बैंकर जो है, अच्छा अकाउंटेंट जो होगा, वो इसी साल के नेट प्रॉफिट में से उसको काट लेगा, क्योंकि एक्चुअली में वो इस साल रिसीव होना चाहिए था। तो बेसिकली फिर क्या होता है, प्रोविजन एक तरीके से ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपको दिखेगा नहीं। मतलब प्रोविजन कंपनी चाहे तो कितना भी बना सकती है, क्योंकि उसका कोई मेट्रिक नहीं है, कोई मेजर करने वाली बात नहीं है। हालांकि कुछ इसके लॉज हैं, बट ऐसा वो नहीं है, उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोविजन कंपनी अपनी तरीके से ऊपर नीचे करती रहती है। एक अच्छी कंपनी प्रोविजन को ग्रो करती है, प्रोविजन को भी स्टेबल रखती है कम से कम। तो प्रोविजन यहाँ पर क्या किया है, RBL एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इन्होंने अपना प्रोविजन फॉल करा दिया है अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ावा दिखाने के लिए। और अब इनका प्रॉफिट इसकी वजह से नेट जो है नेट मतलब नेट प्रॉफिट वो आपका 163% ऊपर जा चुका है, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग फिगर है, फॉल्स फिगर है। अगर आप प्रोविजन घटा देंगे तो ऑब्वियसली बात है नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। और अगर मैं आपको बाकी बताऊं तो बाकी भी इस पूरी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्राइवेट लेंडर RBL बैंक ऑन थर्सडे रिपोर्टेड अ 163% राइज इन द नेट प्रॉफिट ऑन द बैक ऑफ फॉलिंग प्रोविजंस। मैंने आपको बता दिया कैसे है पूरा।
अब यहाँ पर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वो फाइनेंशियल है जो इनके बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो है वो 11% डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन होना मतलब इतनी बुरी बात है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो कंपनी मेन अपने काम से कमा रही है। हो सकता है कि कंपनी ने किसी को लोन दिया हो, उससे कंपनी पैसा कमा रही हो, या फिर हो सकता है कंपनी ने किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा हो, कुछ ऐसा किया हो, तो उससे जो कंपनी पैसा कमा रही है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो अदर इनकम का पार्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी मेन अपने बिजनेस से कितना कमा रही है, तो ये होता है यहाँ पर मेन बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज, और इसका ग्रोथ भी पॉजिटिव होना चाहिए। बट उसके बावजूद भी क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% से फॉल कर गया है। अदर इनकम भी जो आपकी मैंने अभी बताया कि क्या क्या इनकम्स होती हैं अदर इनकम में, और भी बहुत सारी इनकम्स होती हैं, वो आपका 7% से डाउन है। कोर फी मतलब आपका कोर फी इनकम मतलब जो आपका मेन इनका काम ही है। कोर फी इनकम होता है जो आपका बैलेंस होता है दो इंटरेस्ट रेट के बीच में। जो आपका बैंक एक इंटरेस्ट रेट लेता है, मतलब आपका जो कि आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लेता है, और जो आपका देता है, यानी कि आपका अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बैंक को, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी आपका फेल कर गया 4% से। काफी बड़ा डिक्रीज है। एंड द रिटेल एडवांसेस श्रंक बाय 9%, यानी कि जो लोन दे रहे थे रिटेल लोगों को, वो भी 9% से गिर चुके हैं। ओवरऑल पूरा बैंक का मतलब इससे ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन यही हो सकता है कि और ज़्यादा फॉल कर दे सारी चीज़ें, बट मतलब सभी चीज़ इनकी फॉल कर रही है, तो बैंक बहुत ज़्यादा बुरी हालत के अंदर चल रहा है, अगर हम बहुत ही ब्लंट होकर बात करें। और उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा स्टेप लिया है, प्रोविजन को गिराकर अपना नेट प्रॉफिट 163% बढ़ा दिया है। अगर मैं आपको ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट करके बता सकता हूँ कि आज इनका शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ये न्यूज़ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इनेबिलिटी टू पास ऑन राइजिंग कॉस्ट टू क्रिम सीमेंट कंपनीज मार्जिन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, सीमेंट कंपनी के जो आपके मार्जिन होते हैं वो डिक्रीज कर गए, क्योंकि अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि सीमेंट कंपनीज के जो आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो उनको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं अपने सीमेंट बनाने के लिए, या मतलब ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते हैं, वो सब उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है। तो उसकी वजह से क्या है कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट अगर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने कंज्यूमर के ऊपर, जैसे अगर वो सीमेंट कंपनी है, उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, बट वो हो सकता है कि अपने फाइनल सीमेंट के प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़ा पाए। अगर वो बढ़ा देगी तो कंज्यूमर क्या पता शिफ्ट कर दें किसी और ऑल्टरनेटिव के ऊपर। तो ये जो आपके बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो इनकी वजह से आपका एक पासिंग रिस्क बन जाता है या राइजिंग कॉस्ट रिस्क बन जाता है। तो वो आपकी सीमेंट कंपनी या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर पूरा ओवरऑल फेसिंग चल रहा है उसका। इनएबिलिटी टू पास ऑन राइजिंग कॉस्ट मतलब उनके पास एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो पास कर सके राइजिंग कॉस्ट को कंज्यूमर्स के ऊपर। हालांकि अगर एक आइडियल हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब इसको अपना ट्रांसफर कर पाए आराम से, क्योंकि इसके अंदर ब्रांड लॉयल्टी भी होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें फैक्टरिंग लेके चलने पड़ते हैं, एक्सेप्ट प्राइस। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्रिम्प एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, क्रिम्प मतलब है कंप्रेस होना है, डिक्रीज होना। तो ये जो आपका अगर पास नहीं कर पाएंगे कॉस्ट को, तो इनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है और इनका सेलिंग प्राइस उतना का उतना है। तो इससे अगर आप माइनस करके एक बहुत बेसिक लॉजिक लगाते हैं तो इनका मार्जिन डिक्रीज होंगे ही होंगे, इसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नीचे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कंपनी वाइज लिखा हुआ है कि क्यों क्यों आपके प्राइसेस कितने कितने बढ़ेंगे, कितना कितना क्या क्या होगा। बट ये कोई रेलेवेंट बात नहीं है। मेन रेलेवेंट बात ये मार्जिन में जो कैसे डिक्रीज आ रहा है वो आपको समझना था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई वैसे आपका डाउट होता है, अगर आप कोई और आर्टिकल पढ़ते हैं कहीं पे कुछ ऐसा, तो आप मुझे बस आर्टिकल का लिंक भेज सकते हैं टेलीग्राम पे और अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगेन ये PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।